सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जॉन कीट। जॉन कीट के द्वारा लिखी गई एक प्यारी सी पोएम है, बल्कि बैलड है, लिटरेरी बैलड है, जिसका नाम है ला बेल डेम सन्स मर्सी। अगर हम ला बेल डेम सन्स मर्सी की बात करते हैं तो ये एक फ्रेंच टाइटल है। क्या है साथियों? फ्रेंच टाइटल है। ठीक है, तो जब ये फ्रेंच टाइटल है तो इसका इंग्लिश में वर्जन क्या होगा, इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या होगा? ला बेल डेम सन्स मर्सी को इंग्लिश में आप कह सकते हो अ ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी। अ ब्यूटीफुल लेडी, एक सुंदर महिला, विदाउट मर्सी, बिना दया की। जिसको इस पोएम को, इस लिटरेरी बैलड को लिखा किसने? सेकेंड जनरेशन के एक रोमांटिक पोइट हैं जिनका नाम है जॉन कीट्स। अब थंबनेल पे ही हमने लगा रखा है इंपॉर्टेंट चीज। थंबनेल पे क्या लगा रखा है कि इस लिटरेरी बैलड को जॉन कीट ने ला बेल डेम सन्स मर्सी, जिसका नाम है, ठीक है, जिसका ये तो एक फ्रेंच टाइटल है। अगर आपको फ्रेंच में बोलना है तो ला बेल डेम सन्स मर्सी बोलोगे। अगर आपको इंग्लिश में बोलना है तो अ ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी बोलोगे। अगर मान लीजिए कोई इंडियन राइटर होता या इंडियन पोइट होता या कोई भी व्यक्ति होता तो वो इसी बात को अगर बोलता तो कैसे बोलता, क्या टाइटल रखता? तो हमारे यहाँ के जैसे मूवी टाइटल नहीं होते, बेवफा सनम, कातिल हसीना, इस तरीके के टाइटल रखता। ठीक है, वहां पर अच्छा ऐसा टाइटल जॉन कीट ने क्यों दिया? जॉन कीट ने ऐसा टाइटल इसलिए दिया क्योंकि इनकी एक प्रेमिका थी जिनका नाम था फैनी ब्रोन। और फैनी ब्रोन ने जो है इनका साथ छोड़ दिया और उसी से परेशान होकर के, दुखी होकर के उन्होंने इस कविता को लिखा। इस कविता में जब आप इस पोएम को पढ़ोगे शुरुआत से लेकर के लास्ट तक, तो इसमें ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट आपको दिखेंगे। ठीक है, ये पोएम लिखी कब गई? 1819 में इस ला बेल डेम सन्स मर्सी को लिखा गया। पब्लिश कब हुई? 1820 में इसको पब्लिश करवाया गया। यहाँ पर 1820 कर लीजिएगा। ठीक है, 1820 में ये पब्लिश हुई थी। इसका जॉनर क्या है? ये एक लिटरेरी बैलड है। मैंने क्या बताया? ये एक लिटरेरी बैलड है और इसमें टोटल कितने स्टेंजा हैं? 12 स्टेंजा हैं। ठीक है, और प्रत्येक स्टेंजा में कितनी लाइनें हैं? 4 लाइनें हैं। और इसके अगर राइमिंग स्कीम की बात करें तो ए बी राइमिंग स्कीम इसकी होगी ए बी सी बी, यानी कि दूसरी लाइन जो है वो चौथी लाइन से आपको राइम करती हुई नजर आएगी। ठीक है, तो अब आगे देखो नेक्स्ट इसी बात के, ये तो थंबनेल को हमने डिस्कस किया, थंबनेल पे क्या क्या चीजें हमने लगाई थी। यहां से आप देख सकते हो अच्छे से कि वही चीज है जो चीज हमने बताया है आपको, 1819 ध्यान रखना। और यहाँ पे जो पब्लिशिंग डेट है इसकी 1820 है। लिटरेरी बैलड है, 12 स्टेंजा है, 4 लाइनें हैं प्रत्येक स्टेंजा में, और राइमिंग स्कीम इसकी ABCB है। अगला देखिए, मैंने इसे रिपीट कर दिया, रिपीट इसलिए कर दिया जिससे कि आपको याद हो जाएगा चीजें। यहां से आपको जानकारी मिलेगी। ला बेल डेम सन्स मर्सी क्या है? एक लिटरेरी बैलड है। बार बार यहीं से क्वेश्चन ही बनते हैं। आप जब भी मान लीजिए TGT LT का एग्जाम देने जाओगे तो क्वेश्चन ही जॉनर से क्वेश्चन बन जाएगा, रिटन डेट, पब्लिशिंग डेट, यहीं से आपके क्वेश्चन बनेंगे। और LT के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है जॉन कीट की। ठीक है, अब देखो ये सब चीजें हम बता ही चुके हैं। ला बेल डेम सन्स मर्सी, सन्स मर्सी CI होगा, CI। ठीक है, उनका जो है CI से, वैसे तो स्पेलिंग मर्सी ही है, लेकिन उन्होंने जो टाइटल दिया था वो CI वाला दिया है, मर्सी। क्या है? एक लिटरेरी बैलड है जिसको 1819 में लिखा गया, 20 में पब्लिश हुआ। ठीक है, 12 स्टेंजा हैं और प्रत्येक 4 लाइनें हैं। तो कितनी टोटल लाइनें कितनी हो गई? 48 लाइन्स हो गई, ध्यान बनाए रखना। राइमिंग स्कीम इसकी ABCB है। ठीक है, और अब तुम्हें एक अलग चीज यहां पर देखने को मिल रही है। अब तक तो रिपीटेशन का काम चल रहा था, ये लास्ट के 2 पॉइंट आप कहीं पर नोट कर लीजिएगा। इनकी ला बेल डेम सन्स मर्सी क्या है? एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। इसमें आपको ऑटोबायोग्राफी, डेट मीन्स अपने ऊपर बहुत सारे एलिमेंट, इनको ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट देखने को मिल जाएंगे इस पोएम में। दूसरी चीज, ये जो पोएम है वो सोच दिखाती है किड्स के ओन लव, स्वयं का प्यार
फॉर किसके लिए, फैनी ब्रोन के लिए। मैंने बताया ना कि फैनी ब्रोन कौन थी, वो इनकी बिलव्ड थी। किनकी बिलव्ड थी, जॉन कीट की प्रेमिका थी। ठीक है, ये जो जॉन कीट की प्रेमिका थी, ये इनको छोड़ करके चली जाती हैं, जिनसे ये बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, और फिर इस बैलड को लिखते हैं। ठीक है, इसमें मेनली 3 कैरेक्टर्स का ज्यादातर जिक्र होता है, हम आगे बताएंगे। अच्छा, यहां पर देख लीजिएगा, देखो कुछ चीजें मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं, आप यहां से देख लीजिएगा कि ये चीजें खूब पूछी जाती हैं कि फ्रेंच टाइटल इसका ला बेल्डियम सन्स मर्सी है, इसका अर्थ क्या होता है, तो द ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी इसका मीनिंग होता है। अब यहां पर देखिए, अभी तक तो हम वहीं पर चल रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा कि ये जो है हमारा अबाउट द टाइटल, अगर हम टाइटल के बारे में बात करें तो यहां से आप देख सकते हो अच्छे से कि ला बेल्डेम सन्स मर्सी जो टाइटल है वो फ्रेंच वर्ड है, ये सभी फ्रेंच वर्ड्स हैं, आर यूज्ड इन द टाइटल। हम शुरुआत से ये बात बोलते आ रहे हैं कि पूरे के पूरे टाइटल में जॉन कीट ने इन सभी फ्रेंच वर्ड का यूज किया है, जिनका सबका मतलब यहां पर मैंने लाइन से लिख रखा है। ला का मतलब होता है दी, बेल का मतलब होता है ब्यूटीफुल या प्रीटी, डेम का मतलब होता है अ गर्ल या अ वुमेन कह सकते हो, सन्स का मतलब होता है विदाउट के बिना, और मर्सी का मतलब होता है काइंडनेस, सिंपैथी, पिटी, ये सब। तो इस पूरे का मतलब क्या हो गया, अ ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी। ठीक है, अब इस मुझे नहीं लगता कि अब तुम भूल जाओगे, सारी चीजें यहां से एकदम क्लियर हो ली। दूसरी चीज आपसे पूछी जा सकती है कि इस पोएम की थीम क्या है। तो इसमें जो थीम देखने को मिलती है, जब आप पोएम को पूरा पढ़ोगे, समझोगे, ठीक है, एनालाइज करोगे, तो आपको दिखेगा कि इस पोएम में डिप्रेशन इन लव क्या दिखाया जाता है, डिप्रेशन इन लव। जो जॉन कीट होते हैं वो फैनी ब्रोन के प्यार में डिप्रेस हो जाते हैं, हार्ट ब्रेक, दिल टूट जाता है उनका, और सैडनेस, उदासी आ जाती है। तो आपको पता लग गया होगा कहानी का बैकग्राउंड क्या है। दूसरी चीज इसमें मैंने क्या बताया, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट पाए जाते हैं, तत्व मिलते हैं। अब अगला ये पॉइंट कहीं पर नोट कर लीजिएगा कि जो ये थे जॉन कीट, उन्होंने ये जो टाइटल कॉपी किया था, कहां से कॉपी किया था, कहां से लिया था, तो ध्यान बनाए रखना, द टाइटल इज फ्रॉम, कहां से, 15वीं सेंचुरी की, यानी कि 15वीं शताब्दी में एक पोएम लिखी थी, किसने, एलन चार्टियर के द्वारा एक पोएम लिखी गई थी। किसके द्वारा, एलन चार्टियर के द्वारा। एलन चार्टियर भी क्या थे, एक फ्रेंच राइटर थे, एक फ्रेंच पोइट थे। ठीक है, तो वहीं से इन्होंने ला बेल्डियम सन्स मर्सी पोएम के टाइटल को कॉपी किया। दूसरा, इसमें जब आप इसको शुरुआत में पढ़ोगे तो इसमें क्वेश्चन आंसर की टेक्निक को अपनाया गया, और बड़ी अच्छे तरीके से, यूनिक तरीके से। ठीक है, इट इज अबाउट, अब मैं थोड़ा सा ये बता दूं। अच्छा, ये स्टोरी बताने से पहले ये समझ लीजिएगा, इसमें जो कहानी चलती रहती है वो 3 लोगों के मध्य चलती है। किसके 3 लोगों के मध्य चलती है, जो कैरेक्टर्स होते हैं वो 3 लोगों के मध्य ये पूरी कहानी चलेगी। इसमें एक स्ट्रेंजर होता है, या आप ये कह सकते हो स्पीकर ऑफ दी पोएम, पोएम को कहने वाला यानी कि स्पीकर। और दूसरा कौन होगा, एक नाइट होता है। नाइट यहां पर जो है वो खुद जॉन कीट हैं, खुद जॉन कीट हैं। ठीक है, नाइट यहां पर कौन है, अच्छा जॉन कीट ही दोनों हैं, वो खुद से ही क्वेश्चन करते हैं और फिर खुद से ही आंसर भी करते हैं, मान लीजिए। और जो फेरी लेडी है, यानी कि फेरी लेडी किसको बोला गया है, फैनी ब्रोन को बोला गया है। किसको बोला गया है, फैनी ब्रोन को बोला गया है। ठीक है, ध्यान बनाए रखना, फैनी ब्रोन को क्या बोला गया है, फेरी लेडी बोला गया है। तो ये 3 कैरेक्टर्स के बीच में जिक्र चलता है। अब देखो पोएम की शुरुआत की, थोड़ा सा बैकग्राउंड पोएम के बारे में बताएंगे, फिर हम लाइन बाय लाइन पूरी पोएम को डिस्कस करेंगे, एक एक वर्ड अच्छे से डिस्कस करेंगे, जिससे कि तुम्हें बिल्कुल भी कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो। ओके, चलो यहां से देखिएगा,
हमने क्या बताया, इट किसके लिए आया, पोएम के लिए। इट इज अबाउट के बारे में है। एक नाइट का मतलब होता है योद्धा या सरदार, आप कुछ भी कह सकते हो। हु मीन्स जो, वॉन्डर्स भटकता है, इन सर्च ऑफ की तलाश में। अ ब्यूटीफुल लेडी एक सुंदर महिला की तलाश में दर बदर पर्वतों पर, जंगलों में, वीरान जगह पर भटकता हुआ नजर आता है। और वो ब्यूटीफुल लेडी कौन है, फेरी। फेरी से मतलब उनकी ही प्रेमिका फैनी ब्राउन की बात कर रहे हैं वो। ही शेयर्स, वो शेयर करते हैं विद द पोइट, कवि के लिए, सेइंग कहते हुए। इसके बाद कवि से अपनी भावनाओं को शेयर करते हुए कहते हैं डेट की, क्या कहते हैं, द ब्यूटीफुल लेडी, वो सुंदर लड़की, वो सुंदर महिला, टेक्स हिम, उनको ले जाती है, टू हर एल्फिन ग्रेट होती है। एल्फिन ग्रॉट क्या होती है कि एक रहस्यमय गुफा, जो पोएम में वर्ड यूज किया गया है वो एल्फिन ग्रॉट ही यूज किया गया है, जिसका मतलब होता है एक रहस्यमय गुफा, यानी कि वो सुंदर महिला, वो सुंदर लड़की इनको जंगल की एक रहस्यमय गुफा में लेकर के जाती है, ठीक है, यानी कि केव में लेकर जाती है। बियर, जहां पर सी मेक्स लव विद हिम, जहां पर वो सुंदर महिला क्या करती है, उसके साथ प्यार करती है। सी मेक्स लव, प्यार करती है, विद हिम, उसके साथ प्यार करती है, बल्कि वहां पर जाती है, लोरी सुनाती है, किसिस फोर। वहां पर एक पोएम में अंतिम लाइन में पैराग्राफ के दे भी रखा है कि वहां पर जाकर के वो किसिस फोर 4 बार चुंबन लेती है, ठीक है, और इसके बाद लोरी गा करके उसको सुला देती है। जब ये सो जाता है, एट नाइट, रात को, ही ड्रीम्स, वो सपना देखता है, कौन, जॉन कीट। मान लीजिए नाइट, रात को सपना देख रहा है कि क्या सपने में वो किन किन चीजों को, किन किन लोगों को देखता है, दी पेल वॉरियर्स, यानी कि पीले पीले योद्धाओं को देखता है, किंग्स, राजाओं को देखता है, जो कि क्या कर रहे होते हैं, बॉर्न कर रहे होते हैं, चेतावनी दे रहे होते हैं, किसको, उस जॉन कीट को, मान लो डेड की, ही इज इन द पावर ऑफ द ब्यूटीफुल लेडी, कि अब वो ब्यूटीफुल लेडी की पावर में, चुंगल में फंस चुका है। जैसे नहीं, किसी भी व्यक्ति को एक बार प्यार हो जाए, फिर देखना उसके चेहरे की मुस्कुराहट कैसे चली जाती है, पता ही नहीं लगता कहाँ चली गई, है ना। बल्कि जाने कितने लोग तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। बल्कि आपका खूबसूरत लाइफ है, खूबसूरत जिंदगी है, इसको एंजॉय करो, ना कि डिप्रेस होने के लिए तो है ही नहीं। तो डेट ही इज इन द पावर ऑफ ब्यूटीफुल लेडी, और वो क्या करता है कि सपने में ये सब, क्योंकि ये भी इससे पहले, ये वॉरियर्स, ये किंग्स, ये सभी भी उस सुंदर महिला के धोखे का शिकार हो चुके हैं, ठीक है। तो इसीलिए उन्हें पता है, अनुभव है कि बेटा अब तू भी शिकार होने जा रहा है, तू अब उस सुंदर महिला के चुंगल में फंस चुका है, विदाउट मर्सी। और वो सुंदर महिला कैसी है, बिना दया की है, उसे बिल्कुल भी दया नहीं आती, वो बिल्कुल धोखा दे देगी तुमको, ठीक है, बेवफा समझो उसे, आपके साथ बिल्कुल भी वफा नहीं करेगी। और इतना सपना देखते ही उसकी आंखें खुल जाती हैं, ठीक है, ही बेक्स अप, वो जाग जाता है। और जब वो जागता है तो नजारा देखो कैसा होता है कि वहां पर कोई नहीं होता, वहां पर जो वो सुंदर लड़की होती है वो जा चुकी होती है उसे छोड़ करके। तो ही डज नॉट फाइंड द लेडी, वह उस महिला को वहां नहीं पाता। कब नहीं पाता, जब वो जागता है। सिंस देन, तभी, ही हैज बीन सर्चिंग, और तभी वो हैज बीन सर्चिंग, तलाश रहा है, फॉर द लेडी, उस महिला को, और तब से लेकर के अब तक मैं उस महिला को तलाश रहा हूं, यानी कि प्रयास कर रहा हूं कि कहीं तो वो मिलेगी। अगला, इसकी 2 लाइनें और हैं, समझो। इट हैज द मेडिवल एटमॉस्फेयर ऑफ म्यूजिक, इसमें मेडिवल एटमॉस्फेयर दिखाया जाएगा ऑफ म्यूजिक एंड मिस्ट्री का। इट शोज, और इसमें क्या देखने को मिलता है, इस पोएम में कवि की मास्टरी देखने को मिलती है। किस बात में कवि की मास्टरी देखने को मिलती है, ओवर द बैलड स्टेंजा, जो बैलड स्टेंजा है 4 लाइनों का क्वार्टरिंग, ठीक है, उसमें इनकी मास्टरी को देखने को मिलता है। अगला, दूसरा, इसमें जो कवि ने डिक्शन यूज किया है वो बहुत ही सिंपल यूज किया है, और इस कविता में क्या दिखाया गया है, दर्शाया गया है, अ फ्यूजन ऑफ साउंड एंड सेंस को दर्शाया गया है, ठीक है ना। इतनी कहानी आपको समझ आ गई।
अगला देखो, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, जॉन कीट के कुछ फेमस वर्क देख लीजिएगा। पहले जॉन कीट के बारे में ही समझ लीजिएगा 1 मिनट के लिए, ठीक है। 1 मिनट को जरा बंद करना। अब देखो थोड़े से पॉइंट देखो, पोएम को तो हम लाइन बाय लाइन आपको पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, वर्ड बाय वर्ड पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे। 2 मिनट के लिए बस इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लो पोइट के बारे में। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया आपको, समझिएगा कि जो जॉन कीट हैं वो इंग्लिश रोमांटिक पोइट हैं, ध्यान रखिएगा। और ये सेकेंड जनरेशन इंग्लिश रोमांटिक पोइट है, ये भी ध्यान बनाए रखना। कैसे है? सेकेंड जनरेशन। इसके बाद में इनका जो जन्म हुआ है वो 31 अक्टूबर 1795 को और 23 फरवरी 1821 को, ठीक है। इनकी मृत्यु हो जाती है। ये जन्म है और ये इनकी डेथ, मृत्यु है। इनके नोटेबल वर्क में अगर हम बात करें तो हिपेरियन आ जाता है, ओड टू अ ग्रीशियन अर्न आ जाता है, ला बेल्डिम सन्स मर्सी, टू ऑटम, ऑन मलंकली, ओड टू साइकी, लामिया, ओड टू नाइटिंगल, ओड टू इंडोलेंस, ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन हॉमर्स। तो ये इनके क्या हैं, कुछ इंपॉर्टेंट नोटेबल वर्क हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, अगर हम अगला बात करते हैं, बस इनके कुछ ही इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करेंगे। ये सब चीजें हम बता ही चुके हैं। बर्थ कहाँ? मूरगेट में हुआ था इनका जन्म। जॉन कीट का जन्म कहाँ हुआ? मूरगेट में। नाउ कॉल्ड, अब उसका नाम है फिन्सबरी। अब क्या कहेंगे? फिन्सबरी। और ये है कहाँ? लंदन में, ऑन 31 अक्टूबर 1995 में, ठीक है। इसके बाद अगर हम डेथ की बात करते हैं, उनकी मृत्यु की बात करते हैं, तो रोम के 23 फरवरी, रोम में हुआ था इनकी मृत्यु। और कब हुई थी? 23 फरवरी 1821 को। जब जॉन कीट की मृत्यु हुई उस समय जॉन कीट का जो एज था वो कितना था? 25 वर्ष 4 महीने की उम्र में इनकी क्या हो जाती? डेथ हो जाती। सोचिए कितनी युवावस्था में ही मर गए। और तुम जानते हो कि इतनी कम उम्र में व्यक्ति क्या लिखेगा, ठीक है, बरीड। और फिर भी इतना लिख करके चले गए कि आप इमेजिन कर सकते हो, आप तो पढ़े हो, इसको स्टडी कर रहे हो जॉन कीट को, तो तुमने खुद ही इमेजिन किया होगा। बरीड इन दी प्रोटेस्टेंट, और इनको दफन किया गया एक सिमेट्री थी, प्रोटेस्टेंट सिमेट्री में, ठीक है। और जो कि कहाँ है? रोम के इटली में। इनके पेरेंट्स में इनके फादर का नाम था, इनके पिता का नाम था थॉमस कीट। और ये जो थॉमस कीट थे वो एक स्टेबल कीपर थे। स्टेबल का मतलब होता है जैसे घोड़े के बंधने की जगह नहीं होती, उसको कहते हैं। और इनकी माता जी जो थी वो फ्रांसिस कीट थी। ध्यान बनाए रखना, थॉमस कीट और फ्रांसिस कीट को। इसके बाद नेक्स्ट देखो, अगर हम बात करें कि इन्होंने एजुकेशन कहाँ से लिया, शिक्षा कहाँ से ली, ठीक है, तो जॉन क्लार्क्स स्कूल। कहाँ से शिक्षा ली? जॉन क्लार्क के स्कूल एनफील्ड गाइज हॉस्पिटल लंदन से, ठीक है। तो अब आपको इतना तो पता ही लग गया होगा। इसके बाद लव अफेयर की बात करें तो इनके 2 लव अफेयर चले थे। एक इसाबेला जोन के साथ जो कि बहुत शॉर्ट टाइम के लिए चला था, बहुत कम समय के लिए इसाबेला जोन के साथ। और इसके बाद उनका जो सीरियस लव अफेयर चला था वो फैनी व्रॉन के साथ चला था, ठीक है। यही इनकी प्रेमिका थी। इसके बाद इनका ऑक्यूपेशन देख लो, यानी कि ये सेकेंड जनरेशन के रोमांटिक पोइट कहे जाते हैं, या यंगर जनरेशन कह सकते हो इसी को, ठीक है, रोमांटिक पोइट ऑफ यंगर जनरेशन। इसके बाद कॉज ऑफ डेथ, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी कि जॉन कीट की मृत्यु का कारण क्या था, किस कारण से, किस वजह से, कौन सी बीमारी से इनकी मृत्यु हुई थी। तो ट्यूबरक्लोसिस, या कहीं कहीं आपको कंजप्शन बर्ड भी लिखा होगा। क्या लिखा होगा? कंजप्शन बर्ड। तो या तो ट्यूबरक्लोसिस ध्यान बनाए रखना, चाहे कंजप्शन, कुछ भी हो, टीबी की बीमारी होती है, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलो अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसकी पोएम को लाइन बाय लाइन। तो आज यहीं तक, और इसकी अब पैराग्राफ को हम लोग डिस्कस करते हैं लाइन बाय लाइन।